चलो, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, फंडामेंटल राइट देख रहे थे ना। हमारे 5 जो मूल अधिकार है ये कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, एक बचा हुआ है लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। ठीक है, क्या बोलते हैं आर्टिकल 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अपने आप में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो अन्य हमारे मूल अधिकार है इसको हम न्यायालय के माध्यम से हम लागू करवा सकते हैं ना। प्रवर्तित इसको बोलते हैं, प्रवर्तित मतलब लागू कराना। परावर्तित नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, परावर्तित मतलब होता है बदलाव, प्रवर्तित इसको बोलते हैं लागू कराना। ठीक है, तो देखते हैं आपके आर्टिकल 32 क्या बोलता है। अनुच्छेद 32 ये बोलता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। इसके बारे में कल 2-3 पॉइंट में लिखाया था। क्या क्या लिखा था बताइए। हाँ, ठीक है, रक्षा करता है। ठीक है, और 2 ही लिखा थे, है ना। ठीक। तो देखते हैं इसके अंतर्गत आपके जो 5 प्रकार के रेट जारी करते हैं ना, तो यहाँ पास लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिख लेना उसमें, है ना। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है ना। 5 रीट जारी करता है जिसके माध्यम से हमारे मूल अधिकार को ये लागू करवाते हैं, जारी करता है। 5 प्रकार के रेट, कौन कौन से रेट है इसको समझिए, है ना। सबसे पहला आपके जो रूट है इसको बोलते हैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस इसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी पूछा जाता है तो मैं इंग्लिश में भी लिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि व्यापक वाले आपके इंग्लिश में बहुत बार पूछा है इसको। ठीक है, हेबियस कार्पस। ठीक है, हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सामान्य भाषा में होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फिर से समझिए एक बार। तो किसी भी व्यक्ति को यदि किसी संस्था के द्वारा यदि बंदी बनाया गया है, ठीक है, इसमें लिखे ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्ष मतलब होता है आपके सामने, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंख। ठीक है, आंख के सामने। तो कैसे लाना है आपके, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब न्यायालय बोल रहा है कि जो भी संस्था किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया है, डिटेन किया है, मतलब बंदी बनाया है। या जैसे मान के चलो अगर पुलिस आपको लेकर के गए हैं, तो जैसे आपको लेके गए हैं वैसे ही आपको लेकर के लाएंगे, ये बोल रहा है सशरीर प्रस्तुत कीजिए। कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जैसे आप लेकर के गए वैसे लेकर के आएंगे। ये किसी भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाता है या कोई संस्था बनाता है या फिर सरकार के कोई सरकारी संस्था अगर आपको लेकर के जाते हैं तो कैसे लेकर के आना है, सशरीर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर प्रस्तुत करना। कहां करेगा, तो न्यायालय में। और जैसे लेकर के गए थे वैसे ही लाना है। कल भी बताया था इसको, सशरीर लेकर के गए, हाथ गोड़ तोड़ के नहीं लाना है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, पिट पाट के नहीं लाना है। पुलिस वाले लोग लेकर के जाते हैं ना भाई, ऐसा है ना। तो जैसे आप लेकर के गए हैं वैसे ही लाना है, तो इसको बोलते हैं आपके सशरीर प्रस्तुत करना। समझ में आ रहा है। दूसरा आपके हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आप आ जाएंगे आपके दूसरा नंबर, इसको बोलते हैं परमादेश, है ना। परमादेश मतलब होता है परम आदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंडेमस। मेंडेमस, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, मेंडेमस, परमादेश। ठीक है, तो परम आदेश मतलब इसका मतलब ये होता है कि न्यायालय बोलता है कि क्या करता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं।
इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो न्यायालय बोलता है कि हम आदेश देते हैं, तो किसको देंगे? तो संवैधानिक पद धारित व्यक्ति को उसके कर्तव्य परायण के लिए, है ना, आदेश दिया जाता है। ऐसा लिखेंगे, पदाधिकारी को अपने दायित्व, दायित्व बोलो या कर्तव्य बोलो, है ना, दायित्व या कर्तव्य पालन हेतु, पालन हेतु आदेश, ठीक है, आदेश, इसको बोलते हैं आपके परमादेश। अब ये कैसा होता है? तो ये आपके होता है, न्यायालय बोलता है यदि कोई पदधारित व्यक्ति यदि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है या अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ये जारी करते हैं रिट, जिसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। जैसे अगर बाय द वे आप, है ना, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप किसी के पास अगर जाते हैं, जैसे मान के चलो, है ना, कलेक्टर के पास आप गए हैं सुनवाई के लिए, कलेक्टर आपके बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है ना शासन प्रशासन से, ठीक है, और आप कलेक्टर के पास गए हैं कि मेरे जो समस्या है उसका निराकरण कीजिए, लेकिन कलेक्टर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो आप इसको लेकर के आपके न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, और न्यायालय उसको क्या देंगे? आदेश देंगे कि भाई तुम्हारा जो दायित्व है या जो कर्तव्य है, ठीक है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी दायित्व को क्या करो, आप फुलफिल करो। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं आपके अपने दायित्व को निभाने या फिर अपने दायित्व का पालन करने के लिए ये आदेश देता है। या दूसरा आप मान के चलो कि ऐसे मान के चलो कि गांव में आपका कोई पटवारी है, आपका आय जाति नहीं बना रहा है, जबकि आय जाति बनाना क्या है उसका कर्तव्य है कि नहीं है, दायित्व है ना भाई, ठीक है। तो केवल पटवारी नहीं, कोई भी आपके संवैधानिक पदधारित व्यक्ति है या फिर सरकारी नौकर है, अगर वो अपने दायित्व का परिवहन क्या बोलते हैं, दायित्व का अगर, है ना, निर्वहन अगर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ ये जारी करते हैं परमादेश, ठीक है, परम आदेश, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आपके जो अधिकार है उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। आपका अधिकार था ना भाई, जैसे सरकार से कुछ जानकारी लेना है, आपका अधिकार है, जैसे आरटीआई आप कुछ लगाए हैं सरकार से जानकारी लेने के लिए, लेकिन वो आपके जो आरटीआई जो अधिकारी है वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है कि भाई उसको जवाब दो, ठीक है, वो जो जानकारी मांग रहा है उस व्यक्ति को आप जानकारी दीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति का क्या है, वो कर्तव्य है, दायित्व है वो, ठीक है, जो संवैधानिक पद आधारित व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं, आपके तीसरा नंबर आपके हैं, क्या है बताइए? बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ठीक है, उसके बाद आपके प्रतिषेध, प्रतिषेध, है ना, प्रोहिबिशन इसको बोलते हैं, प्रतिषेध, ठीक है, या इसी को बोलते हैं आपके निषेध भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रतिषेध, मतलब आपके पूर्णतः मना करना, मना करना, ठीक है। किसके लिए जारी करते हैं? तो उच्चस्थ न्यायालय, उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, है ना, उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, ठीक है, जब न्यायालय क्या करे, अपने अधिकार क्षेत्र क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, तब ये जारी करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, आपके प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देखिए, देखो सबसे प्रमुख न्यायालय कौन सा है हमारा, सबसे, है ना, सुप्रीम कोर्ट,
इसके नीचे कौन काम करता है? हाई कोर्ट। और इसके नीचे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब ध्यान देखिए, देखो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, या फिर आपकी जो न्यायालय संबंधित सुनवाई की जो व्यवस्था है, उसमें आपके व्यवस्था किए गए कि जो इसके अधिकार क्षेत्र अलग होंगे। ठीक है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे वो कौन कौन से विषय में सुनवाई कर सकता है, ये पहले से आपके क्या है, संविधान में लिखा हुआ है। वैसे ही आपके हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र आपके दिए गए हैं, मतलब कौन कौन से मामले में आपके हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, वो केवल उसी में सुनवाई कर सकता है। और सबसे लास्ट में आपके कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आपके सारे मामलों में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यदि कुछ ऐसे विषय या मामले हैं यदि जो आपके ये सुनवाई कर रहा है लेकिन इसके अधिकार में नहीं आता है, ये फिर से एक बार समझा रहा हूं, यदि ऐसे कोई विषय है जिसमें सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती वो सुनवाई करने का कोशिश करेगा, या फिर अगर उसको केस को अगर ले लेता है, तो उस कंडीशन में इसके जो ऊपर वाले जो न्यायालय है, इसके नीचे ऊपर में कौन है? हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? इसको ये जारी करेगा रिट प्रतिषेध। समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये जो विषय है आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप इसमें सुनवाई नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यही सेम कंडीशन आपके सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जारी करता है। किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के खिलाफ। यदि ऐसे कोई मामले हैं जिसमें आपके हाई कोर्ट में अगर जाता है लेकिन वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ आप क्या जारी करेगा? प्रतिषेध। ठीक है, कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसमें आप सुनवाई नहीं करेंगे। जैसे इसका उदाहरण आपके आरक्षण। आरक्षण का जो मामला है वो ये भी नहीं सुनवाई कर सकता अधीनस्थ न्यायालय, और हाई कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकता है, केवल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यदि आरक्षण से संबंधित यदि कोई विषय, ठीक है, या मुद्दा अगर आप अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो ये सुनवाई नहीं करेगा, और यदि सुनवाई करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट ऊपर से क्या आएगा? आदेश आएगा, ये वाला आदेश। कौन सा? प्रतिषेध, कि आप इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपके प्रतिषेध, है ना, प्रोहिबिशन, पूर्णतः मना करना, है ना। तो कौन मना कर रहा है? जो उच्चस्थ है। यहां पर उच्चस्थ का मतलब इसके लिए ये उच्चस्थ है और इसके लिए ये उच्चस्थ है। समझ में आ रहा है? तो उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, है ना, जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तब जारी करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो, उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे तो जारी की जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपके प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आते हैं? आपके चौथा नंबर आपके हैं प्रोहिबिशन के बाद क्या होता है? उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके सर्टिओरी। सर्टिओररी। सर्टिओररी, है ना, CERTIARARI, सर्टिओररी, है ना, ये बोलते हैं प्रतिषेध। ठीक है, तो प्रतिषेध मतलब होता है आपके पूर्णतः सूचित करे। सूचित करे। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सेम ही है दोनों। ये दोनों ध्यान रखेंगे, इसको इधर आप लिखेंगे। ये दोनों दोनों क्या है? आपके न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट है ये। ठीक है, ये क्या है? आपके न्यायिक रीट है दोनों, है ना, ध्यान रखेंगे। न्यायिक रीट मतलब होता है कि उच्चस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या बोला हूं? ये अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर के काम करते हैं, कोई लोअर कोर्ट, तो उस कंडीशन में उसके जो उच्च कोर्ट है ना, हायर कोर्ट है, वो आपके जारी करता है। वही सेम आपके यहाँ है उत्प्रेषण। यदि लोअर कोर्ट के द्वारा ऐसे कोई फैसले दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके हाई कोर्ट या फिर उच्चस्थ न्यायालय को क्या देना था? फैसला देना था, तो
ऐसे मामले को आपके क्या करता है, इसको रोक देता है। ठीक है, तो उत्प्रेषण मतलब होता है आपके पूर्णता सूचित करे। तो कैसे सूचित करेंगे, तो किसी भी विषय में है ना, यहां आप लिखेंगे आपके अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को, रोकना तथा अपने पास मंगवाना। ठीक है, मंगवाना का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, वो क्या करेगा, अपने उच्च वाले न्यायालय को क्या देगा, सूचना जारी करेगा कि हमारे पास ये मामले आए थे, हमने सुनवाई किया है, क्या करना है आगे। तो बोलेगा कि हमको सूचित करो, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इसमें निर्णय नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, सुनवाई भले आप कर लिए हैं, लेकिन सुनवाई करने के बाद आपके क्या है, निर्णय जो उच्चस्थ न्यायालय वो देंगे। ठीक है, तो ये है आपके उत्प्रेषण, है ना, सर्टियोरी मतलब पूर्णतः सूचित करे। तो कौन सूचित करेगा, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय है। फिर से वही बात, आपके जो अधीनस्थ न्यायालय वो आपके हाई कोर्ट को सूचित करेगा, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा ना। ठीक है, इस प्रकार से एडिशनल कोर्ट इसको बोलेंगे, है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय आपके हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके उत्प्रेषण। और ध्यान रखेंगे, ये दोनों पूछा जाता है, ये दोनों दोनों क्या है, न्यायिक रिट है। मतलब केवल और केवल न्यायालय ही अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप क्या आते हैं, 5वां नंबर, अधिकार पृच्छा उसको बोलते हैं। ऊपर करें इसको, 5वां नंबर आपके है अधिकार पृच्छा। शब्दावली थोड़ा ऐसा ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पूरा याद रखना है, अधिकार पृच्छा। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके को वारंटो इंग्लिश में, है ना, को वारंटो, डबल आर है ना, को वारंटो। ठीक है, QUOWARRANTO। ठीक है, को वारंटो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अधिकार पृच्छा मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। ठीक है, तो किसको पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं आपके पदाधिकारी, लिखेंगे ना, किसको पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं आपके पदाधिकारी की पद की वैधता, की वैधता की जांच की जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके अधिकार परीक्षा। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई भी यदि पदधारित व्यक्ति, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब लगता है, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद यदि उसके ऊपर कोई आरटीआई के माध्यम से कोई सुनवाई अगर चल रहा है, ठीक है, आरटीआई मतलब हो सकती है कि उसके जाति को लेकर, उसके निवासी को लेकर के, उसके अंग को लेकर के। ठीक है, और अगर सुनवाई हो रहा है और सुनवाई में यदि पता चल गया कि व्यक्ति आपके गलत तरीके से नौकरी लगा है, तो उस कंडीशन में आपके क्या जारी करते हैं, ये जारी करते हैं आपके अधिकार परीक्षा उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, कि आपने जो पद धारण किए हैं वो पद किस अधिकार से आप धारण किए हैं। ठीक है, उसकी वैधता बताइए। ठीक है, आप बताइए कि किस आधार पे आप वो पद को ग्रहण किए हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, यदि कोई पदधारित व्यक्ति, जैसे मान के चलो अभी आप लोग कोई जॉब लगेंगे, ठीक है, मान के चलो, और अगर आप गलत तरीके से जाति निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से आप वो लगे हैं, क्या बोलते हैं, नौकरी, बाद में अगर पता चलता है किसी दूसरे व्यक्ति को, आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि तो गलत तरीके से नौकरी लगा है। तो जब गलत तरीके से नौकरी लगेंगे तब जाकर के आपके न्यायालय ये जारी करेगा अधिकार परीक्षा, कि आप जो नौकरी लगे हैं ये बताइए कि किस वैधता के आधार पर आप नौकरी लगे हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या है, फर्जी है। समझ में आ रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आप वैधता की जांच करवाएंगे, यदि आप सही पाएगा तो नौकरी करेंगे, नहीं पाएगा तो फिर नौकरी से बर्खास्त। समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं आपके अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। समझ में आ रहा है, कि अधिकारी की पद की क्या करते हैं हम लोग, उसकी वैधता की जांच करते हैं। मतलब व्यक्ति आपके सही तरीके से
जॉब लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, किसका पेन इधर गिरा हुआ है, ठीक। एक बार फिर से समझा रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति, अभी देखना बीच में आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आपके, है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से नौकरी लगे थे, उन लोगों को निकाला गया है, समझ में आ रहा है। तो यदि आप अगर जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, या फिर आपके आय प्रमाण पत्र, या किसी भी माध्यम से यदि आप गलत तरीके से लगे हैं, और अगर सरकार को बाद में अगर भनक लगती है, तो आपकी इसके आधार पर आपकी पद की जांच की जाएगी कि आप जो पद धारण किए वो सही तरीके से धारण किए हैं कि नहीं धारण किए हैं, और फिर आपसे ये जारी किया जाएगा आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा। यदि आप इसको वैध ठहरा देते हैं तब तो नौकरी करेंगे, नहीं ठहरा तो फिर सीधा जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सबसे पहले आपके क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है, जैसे लेकर के गए हैं वैसे। दूसरा आपकी क्या है, परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है, किसको आदेश देंगे, जो भी कर्मचारी अधिकारी है, कि आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, ठीक है। तीसरा आपके क्या है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, है ना। तो जो उच्चस्थ न्यायालय है वो आपके अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है कि यदि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, यदि कोई विषय अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और जबरदस्ती वो सुनवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में जारी करते हैं प्रतिषेध, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, उत्प्रेषण, ठीक है, सर्टियोरी, ठीक है, उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतः सूचित करे। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई, है ना, फैसला अगर देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी विषय में अगर सुनवाई किए हैं, तो अंतिम फैसले अपने उच्चस्थ न्यायालय से पूछ करके देंगे वो, ठीक है। और उच्चस्थ न्यायालय जो है आपके उसके नीचे के जो निर्णय है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, और रोक करके बोलेगा कि हमको क्या करो, सूचित करो, हमको बताइए, इसका निर्णय हम करेंगे, ठीक है। ये आपके बोलता है कौन, उच्चस्थ न्यायालय, ठीक है। और सबसे लास्ट आपके क्या है, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, किस अधिकार से आप पद धारण किए हैं बताइए। यदि कोई अगर आप नौकरी लगे हैं तो उस नौकरी की वैधता बताइए कि किस अधिकार से आप उस पद को ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से आपके ये 5 है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है बताओ। कंफर्टेबल पहन के आइए थोड़ा फिर, है ना। अच्छा, तो थोड़ा आगे पीछे कर लो, ये तो सामने का ठीक था ना, इसको आगे करके ऐसे बैठ सकते हो इसको, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा, है ना। चलो, तो ये आपके क्या है, 5 प्रकार के रीट है। हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे कर लो, इसको खसका लो आप, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, तो 5 प्रकार के आपके ये रीट है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट 26 है कि 36 है, 26 है ना, ध्यान रखेंगे, 226 के अंतर्गत आपके हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 5, सॉरी आर्टिकल 32। अब आपके आते हैं, देखो यहां तक के थे हमारे मूल अधिकार, है ना, मतलब जो हमको 6 अधिकार दिए गए थे वो यहां तक के थे। लेकिन भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में 3 आर्टिकल और है इसके आगे, 33, 34 और 35। तो उसको देखते हैं आपके, है ना, ऊपर कर दे इसको। अब आप कहते हैं आपके अनुच्छेद 33, ठीक है। तो जो आपके सेना के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो पुलिस वगैरह होते हैं, उन लोग के बारे में इसमें बताया गया है कि उनको मूल अधिकार कितना प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं आपके सशस्त्र बल, ठीक है, या अर्धसैनिक बलों के अधिकारों को सीमित करने वाले अधिकार, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे आपके सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल के अधिकार संबंधित प्रावधान, ठीक है। सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के अधिकार संबंधित प्रावधान, और इस प्रावधान में आपके क्या है, संसद, संसद ऐसे मामले में क्या कर सकते हैं, कानून बना सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब देखो ऊपर जितने अभी हम लोग पढ़े हैं अधिकार,
ऊपर हम लोग जो अधिकार पढ़े ना, कितने अधिकार पढ़े हैं? 6 मूल अधिकार पढ़े हैं। ये मूल अधिकार आपके नागरिक के लिए था, है ना, सामान्य जो नागरिक जैसे हम लोग हैं उनके लिए था। लेकिन जो आपके सशस्त्र बल मतलब होता है जैसे पुलिस है, आर्मी है, सीआईएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ है, इनको आपके सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते जो हमको प्राप्त है। हम लोग एक सामान्य नागरिक है, लेकिन आपके ये क्या है? पदधारित सरकारी व्यक्ति है, ठीक है। और सरकारी व्यक्ति होने के साथ साथ आपके क्या है? ये सरकार के अधीन आपके रक्षा का जो प्रावधान है या फिर रक्षा करने का जो क्षेत्र है वो किसको मिला है? सशस्त्र बल को मिला है। तो जो पुलिस है, सेना है, ठीक है, उसके लिए आपके बोला गया है। अर्धसैनिक बल किसको बोलते हैं? एनडीआरएफ सुनते हैं, ठीक है, जो लोग आपके कहीं जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं आपके अर्धसैनिक बल। या फिर आपके नगर सैनिक होते हैं, अभी नगर सैनिक का पोस्ट नहीं निकला था, उनको बोलते हैं अर्धसैनिक बल, ठीक है। मतलब इन लोगों से थोड़ा कम इन लोग से काम लिया जाता है, तो इनको बोलते हैं अर्धसैनिक बल। तो इनको जो सामान्य नागरिक होते हैं उसके अनुसार इनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जो सशस्त्र बल है, सेना है, पुलिस है, और जो आपके अर्धसैनिक बल है, ठीक है, नगर सैनिक वाले हैं, इनको सामान्य नागरिक की तरह अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगर इनको अधिकारों को सीमित करना है या नियंत्रित करना है तो नियंत्रित या सीमित करने जैसे प्रावधान कौन बना सकता है? संसद बना सकते हैं, अर्थात संसद ऐसे मामले में कानून बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, सामान्य व्यक्ति जो है, ठीक है, हमको सरकार के खिलाफ क्या है? प्रदर्शन करने का अधिकार है। भाई अगर सरकार काम नहीं करे ठीक से, हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शन करते हैं, धरना करते कि नहीं करते हैं? पुलिस को यह अधिकार नहीं है। या दूसरे नौकरी वालों को अधिकार है, जैसे आप सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो? हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, सूचना के माध्यम से। पुलिस वालों को यह अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? पुलिस, भाई पुलिस वाले ही अगर हड़ताल करेंगे तो फिर कौन रोकेगा उसको? बताइए, सोच के देखिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज है, तो इसी के बारे में आपके बोला गया है कि सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के अधिकार संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो इनको थोड़ा सीमित अधिकार होते हैं या सीमित करने का अधिकार होता है, और ऐसे मामले में आपके कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34, ठीक है, अनुच्छेद 34, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में आपके जो सैन्य कानून लागू होते हैं ना, उन क्षेत्रों में आपके मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार होता है ये, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, सैन्य कानून लागू क्षेत्र में, सैन्य कानून लागू क्षेत्र में मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति, सीमित करने की शक्ति, ठीक है। इसका उदाहरण आपके जैसे आपके अपस्पा एक्ट कब बनाए गए थे? इसको हम लोग, है ना, 1956 में ना, अपस्पा कानून। तो इसको समझते हैं आपके, इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई अशांत क्षेत्र है, अशांत मतलब आपके आंतरिक स्तर पर आपके गृह युद्ध की स्थिति है कोई भी राज्य में, ठीक है, तो उन राज्यों में आपके सरकार क्या बना सकता है या क्या कौन सा एक्ट लागू कर सकता है? अपस्पा, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, अपस्पा अधिनियम। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत आपके जितने भी आपके सेना होते हैं उनको क्या अधिकार दिए जाते हैं? विशेष पावर मिल जाते हैं। और विशेष पावर के अंतर्गत बताया था कि आपको देखते ही गोली भी मार सकते हैं, आपको बंदी बना सकते हैं, आपको, है ना, डिटेन कर सकते हैं, आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। मतलब उनको स्पेशल क्या मिल गया है? अधिकार मिल गए। और इस अधिकार के माध्यम से आपके जो मूल अधिकार है उसको क्या कर सकते हैं? वो कम कर सकता है। भाई आपका मूल अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, लेकिन अगर जहां ये कानून लागू हो जाएगा, अपस्पा कानून, वहां आपके घूमने का अधिकार खत्म, ठीक है, आपको केवल घर में ही रहना है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो गोली मार देगा वो। फिर बाद में आप मत बोलिए कि मेरा मूल अधिकार था घूमने का करके, गोली खाने के बाद। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के बारे में बोला गया कि सैन्य कानून लागू क्षेत्र में आपके मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति, किसको शक्ति ये प्राप्त है? संसद ही करती है, लेकिन कानून के माध्यम से। इसका उदाहरण है जैसे अभी मैं बताया हूं अपस्पा कानून, ये भी आपके पूर्वोत्तर राज्यों में, आपके 4 राज्यों में लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। पूरे राज्य में नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र में जहां आपकी क्या है,
अशांत क्षेत्र है। अशांत मतलब होता है कि आंतरिक स्तर पर गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जैसे इसका उदाहरण समझिए, अभी आपके बस्तर से नक्सलाइट खत्म हो चुके हैं, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ से। लेकिन अगर कभी भविष्य में अगर कोई नक्सलाइट की संख्या अगर बढ़ जाती और उस क्षेत्र में आपके गृह युद्ध चालू हो जाते, मतलब जो आम पब्लिक है उसका आना जाना अगर नक्सलाइट बंद कर देते पूरा, समझ में आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में सरकार वहां ये लागू करवा सकती थी अपस्पा कानून। और जैसे ये कानून लगता बस्तर में, तो जो आम नागरिक है उसको आपके घर से निकलना बंद हो जाता, घूमना फिरना बंद हो जाता, ठीक है। और जो आर्मी वाले हैं या जो आपके, है ना, सीआईएसएफ वाले हैं, ये लोग आपके देखते ही वहां गोली मार सकते हैं किसी को भी। अब आप नक्सलाइट है या नहीं उससे लेना देना नहीं है, वो तो बाद में शिनाख्त होगा कि आप है या नहीं है, पहले तो आप गोली खाएंगे वहां। समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं आपके सैन्य कानून लागू क्षेत्र में आपके मूल अधिकार को क्या होना है, सीमित करने की शक्ति। मतलब आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। अच्छा, इसका दूसरा उदाहरण समझिए, हमारे यहीं बलौदाबाजार का, जिस दिन यहाँ कर्मकांड हुआ था, कलेक्ट्रेट को जलाए थे, तो आपके अधिकार को आपके कुछ दिन के लिए सीमित किया गया था ना, धारा 144 लगा था। 144 का मतलब होता है कि 4-5 लोग एक साथ घूम नहीं सकते हो आप लोग, समझ में आ रहा है, गुटबाजी नहीं कर सकते हैं, है ना। और उस समय आप देखें कि सब शांत एकदम माहौल था, 2 दिन के लिए हमारा भी कोचिंग बंद था, ठीक है। क्योंकि उसमें बोला गया था ना भाई कि जितने भी आपके जो ऐसे जहां भीड़ भड़ा का जो इलाके हैं, है ना, ये सारी चीज बंद रहेंगे करके। तो पूछे थे, है ना, तो बोले थे कि कोचिंग है तो चला सकते हो करके, तो 2 दिन के बाद मैं चालू कर दिया था। भाई कोचिंग में थोड़ी ना हम गलत जानकारी देंगे, यहाँ भड़काएंगे थोड़ी ना। देखो, समूह में, है ना, जो रहते हैं लोग, उनको प्रतिबंध इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। हो सकता है समूह बना बना करके भड़काए, तो नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, एक बार और चलते हैं, चलो। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो इसी कारण उसको प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके सैन्य कानून। तो एक प्रकार से कलेक्टर को भी पावर होता है अपने अधिकार क्षेत्र में जिला स्तर पर क्या लागू कर सकता है, धारा 144, ठीक है। और आपके कुछ अधिकारों को वो सीमित कर सकते हैं कुछ समय तक के, लेकिन, है ना, यदि ऐसी परिस्थिति आई है तब, जरूरी नहीं कि वो लंबे समय तक रहेगा। तो जैसे आपके माहौल ठीक ठाक हुआ, जितने लोग पकड़ाना था पकड़ाए, फिर आपके धारा को समाप्त कर दिए, ठीक है। वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पकड़े गए थे, पता है आप लोग को, ठीक है। और पकड़ने के बाद बहुत सारे वीडियो भी आए थे, बहुत धुलाई किए हैं उन लोग का, नहीं देखे आप लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग उसके में आपके शरीफ लोग भी वहीं चले गए बेचारे लोग, है कि नहीं। मतलब जो लोग कर्मकांड नहीं किए थे वो लोग मैं बात कर रहा हूँ, उन लोग को भी अंदर लेके गए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दोनों ऊपर में समझ में आया कि नहीं आया। 33 मतलब क्या है, सैन्य बल जो होते हैं उसके जो मूल अधिकार होते हैं वो सीमित रहते हैं, ठीक है। उनको ऑलरेडी संसद क्या कर सकती है, कम कर सकते हैं। आर्टिकल 34 आपके बोलते हैं जो सामान्य नागरिक है उसके अधिकारों को हम कम कर सकते हैं, कैसे, अगर जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू है, तो जिस क्षेत्र में अगर सैनिक से संबंधित अगर कानून लागू है तो वहां आपके अधिकार क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ना सैन्य कानून, बहुत सारे कानून है, जैसे पहले मीसा था, बताया आप लोग को, समाप्त हो चुके हैं। पोटा था, टाडा था, ठीक है। अभी आपके ये है अपस्पा, और एक आपके एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अगर आप आते हैं, मतलब कार्रवाई होती है, तो आपको तो कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं, पहले तो 6 महीने के डायरेक्ट अंदर जाएंगे, बताया हूं आप लोग को, बिना सुनवाई किए, ठीक है। और उसके बाद आपके आगे लंबे समय तक आपको रख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं लास्ट, ठीक है, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35, ठीक है। अनुच्छेद 35 क्या बोलते हैं बताइए, तो ये आपके बोलते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति, संसद को है, संसद को, है ना, संशोधन की शक्ति संसद को है, विधानमंडल को नहीं, को नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार में अगर फेरबदल करना है तो ये फेरबदल केवल कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद कर सकता है ना, मतलब केंद्रीय विधायिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। राज्य की जो विधायिका है जिसको बोलते हैं विधानमंडल, इसको अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके टोटल आपके 35 आर्टिकल, ठीक है।
अब आपके मैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ मैं फैक्ट लिखा रहा हूं, तथ्य है ना, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप क्या आता है ना कि मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार केवल किसको है या किसको है, तो केवल और केवल संसद को है। ठीक है, अन्य जो संस्था है उसको ये अधिकार नहीं है। ठीक है, तो तथ्य हम आप लिखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों, है ना, को प्राप्त है। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल जो इंडियन है ना सिटीजन है, भारतीय नागरिक, इसी को केवल प्राप्त है। ठीक है, 15 में क्या है, हाँ, धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन के पद पर अवसर की समता। ठीक है, 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रता। ठीक है, 29 क्या है, 29 और 30 क्या है, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ना, मतलब शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार है। लेकिन 29 एक्चुअल में क्या है, हाँ, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, ठीक है, को और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और 30 क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने, है ना, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंध कर सकता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ध्यान रखेंगे, ये जो अधिकार है केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का अगर कोई व्यक्ति आएगा या इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आएगा तो उनको इससे संबंधित आपके अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपके चलते हैं आपके आगे, और कुछ तथ्य है इसमें। हाँ, किसके माध्यम से हम लोग आपके संपत्ति का अधिकार को हटाए हैं, बताइए। तो अनुच्छेद आपके 31 और 19 चा चाहिए है, क ख ग घ अंग चा, क्या हो गया, 1958 है, 1950, हाँ 1958 है क्या शायद, अपस्पा, है ना, हाँ उसको चेंज कर लेना, 1958 है ना, 6 लिख दिया था ना मैं, यहाँ पर ये 8 है ये, हाँ 1958 है ये, है ना। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21 और 19 चा क्या था इसमें, संपत्ति के अधिकार को कब हटाए हम लोग, 44 संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। ठीक है, और कहां जोड़े हम लोग, 301 में हम लोग इसको शामिल किए ना, और वहां ये क्या बना है, विधिक अधिकार बन गया है ना, कानूनी अधिकार बना है। तो ये ध्यान रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को हम लोग यहां से हटाए हैं। ठीक है, तो किसमें था, आर्टिकल 31 में भी था और आर्टिकल 19 चा में, है ना, ध्यान रखेंगे। छठवां नंबर था ना ये, फिर है ना, 19 एक चा है ऐसा, है ना। ऐसा ही है 19 एक चा। ठीक, हाँ हाँ दोनों में था वो। ठीक है, उसके बाद आप क्या आते हैं, आपातकाल में ना, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, है ना, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति मतलब आपके क्या चीज आया है, अच्छा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण,
राष्ट्रीय आपात की स्थिति में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, है ना, से, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त, है ना, या फिर इसको बोलते हैं निलंबित। समाप्त तो नहीं होंगे, है ना, कुछ समय के लिए क्या होते हैं, निलंबित होते हैं ना, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी निलंबित नहीं होते। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई युद्ध के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, या फिर अगर बाह्य आक्रमण के कारण होता है, इधर ध्यान दो, लिखने में आप लोग का पूरा ध्यान, इधर ध्यान दो, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई बाह्य देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा उस कंडीशन में, ठीक है, इसमें लिखा है ना कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, तो उस स्थिति में हमारे जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमको 6 प्रकार के क्या मिला है, अधिकार मिला है ना भाई, ठीक है, बोलने की, है ना, विचार रखने की, सम्मेलन करने की, समूह बनाने की, घूम, है ना, घूमने की, है ना, निवास करने की और व्यापार करने की। तो ये सारे अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे आपके, समझ में आ रहा है, सारे अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे कब, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण से अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई भी स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो ये दो आर्टिकल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। 20 आपकी क्या है, 20 आपकी क्या है बताइए, हाँ बोलो बोलो, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति तभी दोषी कहलाएगा जब उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। दूसरा आपके क्या है, हाँ, नहीं उसका और डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं ना फिर 20 का भी, तो पहला क्या है कि कोई भी व्यक्ति तभी दोषी कहलाएगा जब आपके उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा ये कि एक कानून तोड़ने पर केवल एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। और तीसरा आपके स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तीन आपके क्लॉज उसमें है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण हमारा है, देह हमारा है, ठीक है, हमको हमारे इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो आप कोई भी आप वो लगा दो, चाहे युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार हमारा स्वयं का है। तो ये हमारे अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 20 और 21। तो ये क्वेश्चन आपके आता है ना कि कौन से जो अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं अगर युद्ध होते हैं तो आर्टिकल 19, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल और 20 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। अब बारी आती कि भाई अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, ठीक है, तो जितने भी अन्य जो मूल अधिकार है उसको निलंबित करने का अधिकार किसको है, किसको बताइए तो, राष्ट्रपति को, ठीक है। चलो उसको लिखते हैं फिर, ऊपर लिख लिए थे ना, लिख लिए थे ऊपर, नहीं लिखे होंगे तो बता देना, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात के दौरान ठीक है, मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति, सीमित करने की शक्ति, ठीक है, अनुच्छेद याद रखेंगे ना, अनुच्छेद 359 के तहत सीमित करने की शक्ति अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को होती है। मतलब यह है कि आपातकाल की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, और उस आपातकाल के दौरान आपके मूल अधिकारों को निलंबित या सीमित करने का अधिकार भी किसको है, राष्ट्रपति को है। और ये अधिकार आपके देता है कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 359 359, है ना, ये ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेना, है ना।
वो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। आपके मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार इसमें है, आर्टिकल 359 में है वो। ठीक है, फिर आप क्या आते हैं इसमें आपके मूल अधिकार से संबंधित और क्या तथ्य है ना, संशोधन। तो मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है और नहीं वाला जो है प्रावधान वो उसी के अंतर्गत है जो हम लोग आपके प्रस्तावना में पढ़े हैं। सक्री प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, याद आ रहा है ना, सक्री प्रसाद, सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर आपके केशवानंद भारती, ठीक है, फिर मिनरवा मिल, ऐसे 5 में लिखाया हूं। तो वही सेम प्रावधान यहां भी है। स्टार्टिंग में आपके बोला गया था कि आपके क्या नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकता ना, 1 मिनट है ना। चलिए, मैं क्या बोल रहा था, तो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये हो गया था। और कुछ बता रहे थे कि आप लोग को क्या बता रहा था, हाँ, संशोधन का बाद है ना, कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको बोला गया था कि नहीं हो सकता है। जो हमारा सेम जो प्रावधान हम लोग पढ़े कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं कि नहीं, वही आपके सारे वाद इसमें भी चल रहे थे। ठीक है, तो यहां भी आपके बोला गया स्टार्टिंग में कि नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद फिर से बोला गया कि फिर से व्याख्या दी गई कि अगर करना रहता तो लिख देते, तो नहीं हो सकता है। फिर आपके बाद में बोला गया कि हो सकता है, लेकिन कहां तक कर सकते हैं, संसद को कहां तक अधिकार है, कहां तक संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके 1973 में आपके केशवानंद भारती वाद आया था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, वो कर सकता है, लेकिन उसके जो मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपको अगर मूल अधिकार में संशोधन करना है तो कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके मिनरवा मिल जो 1980 में आया था, उसके द्वारा बोला गया था कि संसद को अधिकार है, कर सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 पढ़ाए हो सबसे शुरू में आप लोग को जब मूल अधिकार चालू किए थे, तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 13 क्या है, न्यायिक समीक्षा। मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना, मतलब कि न्यायालय सरकार के द्वारा किसी भी कानून को क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है जांच करना कि वे जो मूल अधिकार, मतलब वे जो आपके कानून है वो आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जितना भाग आपके मूल अधिकार का हनन करेगा उतने भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो जो संशोधन वाले जो प्रावधान है वो आप उसी में से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, या पूछा नहीं जाता है, एक ही बार आपको याद रखना है उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। चलो, जिसको याद है पूरा एक जने खड़े होकर के बताइए मेरे को, पूरा 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल को। ठीक है, मैं हूं साथ देने के लिए, है ना, जहां पास अगर आपको कुछ होगा तो हम बताएंगे ना। ठीक है, चले बताइए। चलो आप बताओ देविका, और जितना जानते हो बताओ, चलो जो जानते हो चलो बताओ। हाँ बताओ, चलो बताओ, बताओ। आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 13 ये बता दिया अभी, क्या था, मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना। ठीक है, 14 क्या है, हाँ, और विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता किस देश से प्रेरित है, हाँ बोलो, ब्रिटेन से। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण लागू होना वो कहां से प्रेरित है, हम्म, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद आपके आर्टिकल 15, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, ठीक है, भाषा, पहचान, मूल, वंश, किसी के आधार पर। ठीक है, 16 आपकी क्या है, अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के पद पर
अवसर की समता। इसको कैसे याद रखेंगे? सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाता है, ठीक है, और इसी में आपके आरक्षण का भी प्रावधान है, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान है मूल। लेकिन आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 16(4). जो एक्चुअल में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 16(4) है, ठीक है। और 16(4) के बाद आप लोग को 16(4) क भी लिखा था और ख भी लिखा था। क में आपके क्या है? पदोन्नति में आरक्षण है, और ख में आपके क्या है? बैकलॉग के पदों पर भर्ती है, ठीक है। इसी को ना हम लोग अग्रनयन का सिद्धांत बोलते हैं। उस दिन मैं याद कर रहा था, याद नहीं आ रहा था। ये अग्रनयन अगर लिखेंगे तो लिख लेना, अग्रनयन का सिद्धांत इसको बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है, इधर समझिए फिर लिखेंगे। अग्रनयन का सिद्धांत ये होता है कि यदि कोई पद अगर इस वर्ष नहीं भरे किसी वर्ग विशेष के, मान के चलो अगर आपका एसटी का कोई पद है, ठीक है, कि मान के चलो अगर 100 पोस्ट आए थे, इसमें से मान के चलो अगर 95 पोस्ट आपके भर गए, बचा कितना? 5 पद अगर खाली रह गए, तो ये जो 5 पद है ये जब भी अगले टाइम, है ना, चाहे 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब भी अगर पद आएगा तो ये जो 5 पद है उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं आपके बैकलॉग के पद, या इसी को बोलते हैं आपके अग्रनयन का सिद्धांत। मतलब ये आपके आगे चला गया, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं अग्रनयन का सिद्धांत। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 16। 17 क्या है? छुआछूत को निषेध किया गया है। 18 उपाधियों को अंत किया गया है। 19 वाक एवं अन्य विषयक स्वतंत्रता। 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 बंदीकरण एवं निरोध से संरक्षण। 23 बंधुआ मजदूरी, है ना, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। 24 बाल, है ना, हाँ ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चे कम उम्र के बच्चे को कल कारखानों में कार्य करने से निषेध किया गया है ना। मतलब बाल संरक्षण बोल सकते हैं उसको, है ना, बाल अधिकार का संरक्षण, आर्टिकल 24, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल 25 धर्म का अंतःकरण, ठीक है, आचरण और उसको प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंध का अधिकार, है ना। इसके अंतर्गत हम अपना देवी देवता पूजा पष्ट कर सकते हैं, मंदिर वंदिर बना सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या प्रसाद बांटना है नहीं बांटना है वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। कहाँ पैसा लेना है नहीं लेना है वो सारी चीज आपके ऊपर है। प्रबंध का मतलब क्या होता है? उसका पूरा मैनेजमेंट आप करेंगे, ठीक है, कि कितना समय आप खोलना है मंदिर को, नहीं खोलना है, सब चीज आपके ऊपर रहेगा, आपके ट्रस्ट के ऊपर, ठीक। उसके बाद आपके आर्टिकल 27 क्या बोलता है ये? किसी भी एक धर्म के लिए आप क्या नहीं कर सकते? टैक्स नहीं देने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन सारे धर्मों के लिए हम टैक्स दे सकते हैं, या सरकार सारे धर्मों के अभिवृद्धि और विकास के लिए टैक्स ले सकता है, ठीक है। इसी का आप मैं बताएं इसका उदाहरण कि हमारे यहाँ आपके केदारनाथ की यात्रा भी सरकार करवाता है, ठीक है। उसके लिए आपके पोर्टल है, और हज यात्रा भी सरकार करवाता है। हज किसके लिए है? मुस्लिम लोगों के, ठीक है। और आप लोग आपके केदारनाथ ही बोलते हैं ना उसको, जहां आप लोग जाते हैं पोर्टल वगैरह के माध्यम से, ठीक है। वो भी आपके कौन करवाता है? सरकार ही करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल कौन सा हो गया? 28। 28 क्या बोलता है? हाँ, धार्मिक धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद आपके आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक अपने क्या बोलते हैं, लिपि भाषा और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 30, है ना, अल्पसंख्यक अपने अभिवृद्धि विकास के लिए आपके शैक्षणिक संस्था का, ठीक है, स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है ना, मैनेजमेंट कर सकता है या संचालन कर सकता है। ये है आपके आर्टिकल 30। 31 समाप्त कर दिए गए हैं। 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के रीट है? 5 प्रकार के रीट है। बताइए चलो 5 रीट किसको किसको याद है? हाँ हाँ, अधिकार इच्छा नहीं, अधिकार पृच्छा, ठीक है। तो 5 प्रकार के रीट है, याद हो गया सबको? नहीं हुआ है, ठीक है, हो गया है किसी को? मैं पूछ रहा हूँ, चलो इधर से पूछते हैं इन लोगों को, ठीक है। किसको पूछे बताओ? मैं नाम तो सबका नहीं जानता ना। चंचल एक जने नाम है, चित्ररेखा उनका नाम है, ठीक है। अच्छा गीतांजलि नाम है, तो चित्ररेखा किसी का नाम है? अच्छा आपका नाम है? नहीं, 2 जने का नाम है ना चित्ररेखा शायद।
अच्छा अकेले का नाम है, अच्छा सॉरी। हाँ तो उसका नाम गीतांजलि है, इसका नाम आपके चंचल है, ठीक है। और एक जने का और क्या नाम था भाई, आपका नाम क्या है जी? हाँ बोलो बोलो। गरिमा, ठीक है। और सबसे लास्ट में उस दिन आए थे ना, हाँ आपका नाम क्या है? टीनू है ना, हाँ ठीक टीनू, आपका नाम याद करा था मैं, ठीक है। तो चलो बताओ तो टीनू, आप बताओ 5 प्रकार के रीत बताओ चलो। अरे बताओ जो भी, जितना आप जानते हो बताओ, है ना, मैं तो हूँ यहाँ, ठीक है, बताने के लिए। बताइए चलो, कौन कौन सा रीट है? इधर किसी को चलो आप बताओ तो। पूजा, बताओ चलो। दोनों पूजा, चलो एक। हाँ 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 हाँ। अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो पांचों को आप इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लेना, व्यापक वाले बहुत बार इंग्लिश में पूछा है, ठीक है। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन ऐसे मिलाने के लिए आता है, अगर आप व्यापक का क्वेश्चन उठाएंगे ना तो 4 इधर देगा 4 इधर देगा और ऐसे मिलाने के लिए आता है। तो मिलाने वाले में दिक्कत नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट मिला सकते हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल जब एक पूछता है तब आपके होता है दिक्कत, ठीक है। तो आपके आर्टिकल हो गए 32 33, क्या है? सैन्य बलों के अधिकार को सीमित करने का शक्ति, ठीक है। उसके बाद आपके हैं आर्टिकल 34, क्या है? हाँ, जहां आपके सैन्य कानून लागू है वहां आपके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 35 है, मूल अधिकारों को सीमित करने संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे आपके भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी इसको बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। थैंक यू फिर।